बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। फैजाबाद नजरसानी केस, उस पर बात हो रही है और अभी चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो बहुत अहम है। चेयरमैन पीटीआई को बुरा भला कहना एक आम सी बात है, बड़ी आसान सी चीज एक हो गई है। जिस भी प्रोग्राम को आप देख लें, किसी टीवी चैनल को खोल लें तो बड़े मजे से जो है कोई भी कुछ भी कह देता है। ठीक है जनाब, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कभी ना कभी कसूर जरूर होता है और ये हमारी तारीख कहती है, लेकिन उसके साथ ही ये भी देखना चाहिए कि उनको प्लान किसने किया था, ये सब चीजें हुई क्यों थी। 2014 वाला धरना कह लें या फैजाबाद धरना कह लें, दोनों के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, सवाल जरूर रेज होता है। अगर पैमरा की दरखास्त आती है, उस दरखास्त को वापस ले लिया जाता है, दरखास्त दी किसने थी और ये तमाम चीजें हुई क्यों थी, क्यों लाइव कवरेज इस तरह से चलाई जा रही थी। और वो लोग जो कि अभी लाइव टीवी में बैठ के बड़े आराम से तजियाकार बैठे हुए हैं और वो उस वक्त चेयरमैन भी थे तो पैमरा के, तो ये बता दें जनाब कि ये सब कुछ हुआ था तो उस वक्त क्यों हुआ था। फिर जाहिर सी बात है कोई चीज छुपी भी नहीं होती। अब तो पाकिस्तान में ये हाल है कि बच्चा बच्चा सब कुछ जानता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट जो पेशरफ्त हुई है वो गैर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के हवाले से हुई है, जो कि गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे थे। उनकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है और इस हवाले से अब कार्रवाई मजीद सख्त कर दी गई है। बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त इस मामले को फैसला साज भी कंट्रोल कर रहे हैं और इदारे कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज को। दूसरे बॉर्डर पार जो है वो यहाँ पे गैर मुल्की बाशिंदों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर इसमें भी कुछ अपने मजमूम अजाइम दिखा रहे हैं और इदारे इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमें अपने इदारों पर फख्र है जनाब, जो भी चीजें हैं वो बेहतर तरीके से होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, बलूचिस्तान जनाब, बलूचिस्तान में इलेक्टेबल का राज रहा। कुछ अर्से पहले तक हम सोच रहे थे कि पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में अभी गेम खेल लेगी, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जहां नून लीग और बहुत जगह छाई हुई है, बलूचिस्तान में भी अब नून लीग सरगर्म हो चुकी है और वहां पे भी अपने तौर पे पार्टी की सरगर्मियां हमें नजर आ रही हैं। नून लीग की अपनी सरगर्मियां भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कुछ लास्ट उनके जलसे में हुआ उसकी रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। दूसरी पार्टी से राब्ता हो रहा है, बाकायदा एक तंजीम साजी का काम फिर से शुरू हुआ है। टिकट के हवाले से भी चीजें हो रही हैं पार्टी के अंदर। बिल्कुल एक नए तरह से काम होना शुरू हो गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि क्या तमाम चीजें होने के बाद अगर इस वक्त नवाज शरीफ बिल्कुल क्लियर करार दे दिए जाते हैं तो फिर क्या उस वक्त इलेक्शन का ऐलान होगा, या अभी तक इलेक्शन की जो खास एक डेट अनाउंस होनी है वो उस वक्त तक अभी तक हम नहीं कह सकते जनाब। उस वक्त ही होगी जब इलेक्शन कमीशन ने अभी हमें कुछ अर्से पहले डेट दी थी, महीना बताया था कि इस महीने तक हो जाएंगे, तो अभी भी वो मामला खटाई में है। सूरत हाल क्या है, आसिफ बाजवा से बात करते हैं। आसिफ बाजवा ने मुझे ज्वाइन किया है, नून लीग से आपका ताल्लुक है और असद महमूद भी मेरे साथ मौजूद होंगे, आप तजियाकार हैं। सबसे पहले चलते हैं आसिफ बाजवा साहब की तरफ से। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। असद महमूद साहब, बात होती है कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी। आसिफ बाजवा साहब, कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी, तो आपके मेरे ख्याल है कि वो रातें आ चुकी हैं, दिन खत्म हो चुके हैं और काफी बेहतर एक ठंड वाली सूरत हाल है। आपको कहा जा रहा है, दूसरी पार्टीज को ये एतराज है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड में फुल पिच दे दी गई है, फुल माहौल बना दिया गया है कि आप खुल के खेलें, बाकी लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। क्या कमेंट है इस पे आपका? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने बड़ा अच्छा इंट्रो पेश किया और आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आजकल टॉक ऑफ द डे यही है। देखें, बात यह है कि अभी तो फील्ड ही नहीं है, अभी फील्ड ही नहीं है, अभी तो इलेक्शन का बिगल नहीं बजा और अभी इससे ये कहना शुरू होगा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। जब ये इलेक्शन कैंपेन में निकलेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में अपने जलसे और रैलियां और जुलूस और सारा कुछ करेंगे, तो फिर ये कहेंगे कि हमारे पास अफराद नहीं है, हमारे पास वोटर्स नहीं है, हमारे पास सपोर्टर्स नहीं है। ये अब उनके पास कोई चीज नहीं है। आसिफ बाजवा साहब, थोड़ी ज्यादती नहीं हो गई? आपने ये कह रहे हैं कि जनाब कोई अभी लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं शुरू हुई। फील्ड तो शुरू हो गई आपकी तो कायद की वापसी ही आपकी फील्ड का शुरू होना था, उसका ही प्याम था। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि जो अपकमिंग इलेक्शन है उनमें तमाम पार्टिसिपेंट पार्टीज को
सेम इक्वली पैरेलल मौके नहीं दिए जा रहे और गैर मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और इसी तरीके से शफाफ इलेक्शन नहीं होने जा रहे। तो मैंने अर्ज यही की कि अभी तो ये इन्होंने एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उनके पास पंजाब में, मैं किसी और सूबे की बात नहीं करता, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, उनके पास अभी तक सूबे में तमाम जो एमपीएस की, पीपी की और एमएनएस की, एनए की जो नशिस्तें हैं, उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है और वो बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की। जब आप फील्ड में उतरेंगे, जब आप कंपटीशन में आएंगे, जब आपके जलसे, जुलूस, रैलियां और इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, तो फिर आपको आटे दाल का भाव इल्म होगा। अभी तो उनके पास बेचने के लिए कोई चूरन नहीं है। वो सिर्फ एक होता है चूरन बेचना और एक होता है चूरन बेचने में कामयाब भी हो जाना। इस वक्त ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपको ज्यादा फेवर दी जा रही है, दूसरी जमातें कोई जलसा करना भी चाहें तो उनको इजाजत के भी मसाइल हैं, उनको लोग जमा करने में मसला होता है और ये सब इंतजामिया के साथ मिलके हो रहा है, जो फैसला साज हैं वो करवा रहे हैं। इसका क्या जवाब देंगे? देखिए बात ये है कि अगर 9 मई का वो दिल खराश वाकया ना हुआ होता, अगर वो कॉन्स्पिरेसी जो इन लोगों ने की, चेयरमैन पीटीआई ने अपने चंद साथियों के साथ मिलके और अपने वोटर्स को, जो बड़े सादा लोग अफराद थे, उनको वो अपनी लाइन पे ले आए कि आपने ये काम करने हैं, जो कि तारीख गवाह है पाकिस्तान की कि इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया, तो आज ये बात ना होती। सर यहाँ पे सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है। पीपल्स पार्टी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन पीपल्स पार्टी को कोई ऐसी जगह नहीं है पाकिस्तान में कि वहां उन्होंने जलसे की इजाजत मांगी हो तो उनको रिफ्यूज किया गया। कतई तौर पे ऐसा आज तक तो नहीं हुआ। आने वाले दिनों का मुझे मालूम नहीं। पीटीआई को मना हो रहा है, पीपल्स पार्टी को मना नहीं हो रहा है। नहीं, मना नहीं हो रहा। मना देखें, अगर वो वही जगह जहां पे रुकावटें तो है ना, अगर वो लिबर्टी चौक में वहां से जो उन्होंने 19 मई का वाकया किया, अगर वहीं सर 9 मई वाला वाकया तो अभी है एक तरफ, दूसरी बात अगर आप कहते हैं कि पंजाब में किसी को सीटों पे कोई नहीं रहा, अगर वो मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत मांगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी तरीके से रिफ्यूजल की जाएगी। अच्छा सर, आपने एक बात कही है, आप कह रहे हैं कि पंजाब में कोई आपका सामने नहीं है जितना आप स्ट्रांग हैं। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि पीटीआई स्ट्रांग है पंजाब में? देखिए 100% मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकये के कतई तौर पे स्ट्रांग नहीं है और उनका वोटर, उनका सपोर्टर और उनका कैंडिडेट, ये 3 चीजें हैं। वोटर है, सपोर्टर है और कैंडिडेट है। ये तीनों चीजें ही चेयरमैन पीटीआई से भाग गए हैं, छोड़ गए हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और दीगर लोग जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे, वो दीगर जमातों को, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातों के साथ राब्ते में हैं और वो वहां पर जाने के लिए पर तोल रहे हैं, मौके की तलाश में हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर लेते हैं। अभी तक जब तक नवाज शरीफ साहब की वापसी खटाई में थी और बात खुल के नहीं हो रही थी, उस वक्त तक ये कहा जा रहा था कि अगर कोई पार्टी, अगर पीटीआई के अलावा टफ टाइम आपको दे सकती है तो वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाब में आपकी हुक्मरानी थी और अभी भी आपका एक स्ट्रांग रोल है, लेकिन पीटीआई का भी उतना ही था। साथ ही फिर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आ गई। तो क्या आपको लगता है कि आगे इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ आपके कोई अच्छे मरासिम कायम हो सकते हैं, कोई आपकी कोalition हुकूमत बन सकती है?
देखें, मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर और मियां नवाज शरीफ साहब को चाहने वाला हर वो वोटर या हर वो शख्स या हर वो यंग जो आने वाले इलेक्शन में दिलचस्पी रखता है, वो किसी भी सूरत इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, पाकिस्तान जो वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान है, वो उसके साथ हम कोलिशन करें, हम उनके साथ इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें। हमारा और उनका इंतखाबी निशानात एक पे हम इलेक्शन लड़ें, ये मुमकिन ही नहीं है। और ना ही हमारी जमात इस पे सोच रही है, सर और ना ही एक हमारा पे तो नहीं लड़ सकते, इस वो पे। तो एक तो मुसल्लमा हकीकत है, एक निशान पे तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन रेज हो रहा है बड़ी बारीक बात है, और बारीक बात आप समझ सकते हैं, उसको खुल के नहीं कह रहे हैं। जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चलें ठीक है, वो जमहूरियत के लिहाज से ही वो कर रहे हैं। मैं एक सवाल कर लूंगी, उसके बाद जो है वो हम ब्रेक पे जाएंगे। लेकिन सवाल मैं ये छोड़ के जा रही हूं कि जो लोग आपके पीछे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से डेली बुनियादों पे केसेस की सुनवाई हो रही है, कि अगर उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ लेके चलना है, तो फिर आपके फैसले क्या होंगे? क्योंकि इस वक्त आप हवाओं के रुख को देख रहे हैं, और हवाओं के रुख जो हैं वो कोई और हवाएं कहीं और से चल रही हैं, और आपको ग्रीन सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद आसिफ बाजवा साहब से बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है आसिफ बाजवा, मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, वक्फे से पहले आपसे एक सवाल हम करके गए थे। अगर आपसे कहा गया कि किसी पार्टी के साथ आपको मिलना है, जो कि सियासत का खेल हम पाकिस्तान में देखते आए हैं, चाहे जितनी भी मुखालफत हो, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? आसिफ बाजवा मुझे सुन सकते हैं? आसिफ बाजवा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है जनाब। फैजाबाद धरने की बात हो रही है, और साथ साथ अभी मुस्लिम लीग नून के जो एक अहम कारकुन है वो हमारे साथ मौजूद है। बात सब इतनी है कि वो कहते हैं जनाब एवन फील्ड केस वाली बात हो, अजीज या रेफरेंस की बात हो, जो भी चीजें हों, लेकिन उसके बावजूद वो ये कहते हैं जनाब अभी तो कोई ऐसी डील की भी बात नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला भी नहीं है कि जिसपे लोग ये बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। अभी तो फील्ड शुरू ही नहीं हुई, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि वो क्या चीज थी कि हम ये कहें कि जनाब अभी तो फील्ड शुरू ही नहीं हुई। फील्ड तो उसी वक्त शुरू हो गई थी कि जब नवाज शरीफ साहब की वापसी का सिलसिला था, और वहां पे भी मुकम्मल तौर पे पढ़ तोल लिए गए थे कि जैसे ही जहाज लैंड होगा तो उसमें तमाम तौर पे एक सेफ पॉइंट को देखा गया था कि सेफ पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं कि नवाज शरीफ यहाँ पे आए और उसके बाद उनको केसेस का जिस तरह से सामना करना पड़े तो बहुत ज्यादा तगोदो ना करनी पड़े। यहां पे दूसरी जमातें ये इल्जाम लगा रही हैं कि खास तौर पे नून लीग को एक खास रियायत दी जा रही है, सॉफ्ट कॉर्नर दिया जा रहा है, और उनके लिए मामला को बेहतर स्मूथ तरीके से लाया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर चीजें बेहतर करनी है तो आपको तारीख को भी याद रखना पड़ेगा। अगर चीजें यहां पे इस वक्त इतनी स्मूथ हैं तो 2018 में ऐसा क्या खेल हुआ था, ऐसी क्या कहानी थी कि एक मुंतखब वजीर आजम को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा? ना सिर्फ 2018 में बल्कि पहले भी हम ये केस देख चुके हैं कि ना सिर्फ एक मुंतखब वजीर आजम जेल की सलाखों के पीछे गया बल्कि तख्ता दार पे चढ़ा दिया गया, और अब तीसरी दफा हम ये देख रहे हैं कि एक मुंतखब वजीर आजम को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। अदबार के लिहाज से ये चीजें कैसे बदलती हैं? जो कल मुजरिम है आज ठीक क्यों हो जाता है? और वह ये भी नहीं कि 6-8 महीने सालों हम किसी को चोर डाकू साबित करते हैं, उसके बाद वही शख्स हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। असद महमूद साहब तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असद महमूद साहब, सबसे पहले तो फैजाबाद धरने पे बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई जमात को इस वक्त जो कुछ उन्होंने किया उसके बाद निशाना बनाया जा रहा है 9 मई के बाद, और हम भी उसको जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद बड़ा आसान है कि जनाब 2014 हो या फैजाबाद धरना हो, उसमें ये पार्टी का कसूर है। पीछे मास्टरमाइंड की बात की है काजी फाइज ईसा ने, और बहुत सारे सवालात उठाए पैमरा के हवाले से भी, कनाडा से आए हुए एक शख्स को इंपोर्ट करने की बात की गई। क्या कमेंट है इस पे आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आज की प्रोसीडिंग सारी जिस तरीके से गई हैं, पर कुछ हिस्से नेचुरली पढ़ने का मौका भी मिला है, रिमार्क्स को भी एक चार से पढ़ने का मौका मिला। हाँ, बिल्कुल आपको ये सोचना चाहिए, कहना चाहिए जी कि
जितने भी धरने हुए उसके पीछे कौन था मास्टरमाइंड? सिर्फ अब आपकी अदालतें मौजूद हैं तो ठीक है, अभी निकाले ना आप इन सारे धरनों के पीछे एक लिहाज से कौन था। और आप यकीन मानिए, मुझे आज भी वो वक्त याद है फैजाबाद धरने की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से टीएलपी के लोग आए थे और ऑलमोस्ट आप यूँ समझ लें कि मेरा ख्याल है कि 1.5 महीने का जो पीरियड था उसके अंदर पिंडी और इस्लामाबाद बिल्कुल एक जगह से बिल्कुल कट किए हुए थे। एंड यू कांट इमेजिन जो यहाँ के लोगों ने वो उस 1.5 महीने की और जिस तरह की टीएलपी की हुल्लड़बाजी थी और जो कुछ सारे के सारा आपने देखा वो मेरा ख्याल है सबके एक लिहाज से सामने आता है। तो देखें ना, पहली बात तो ये है कि अब अगर इसकी डिटेल के अंदर भी जाके देखें कि भाई गवर्नमेंट किसकी थी पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ की थी। अब वो टीएलपी वाले लाहौर से चलते हैं, सारे रास्ते उनको कोई रोकता नहीं और वो आके बैठ जाते हैं फैजाबाद के ऊपर। और ऐसा लगता था कि जैसे प्री प्लान तरीके से आए हैं और सबको कहा गया कि आप साइड पे हो जाएं और आप यहाँ पर बैठ जाइए। अब इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो इसके पीछे है। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर सिर्फ इसी चीज को ले लें। फिर दूसरी चीज एक और आपसे मैं बताऊं कि जब आप एक मखसूस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, ओके फैजाबाद है, ये फोकस है, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर, तो भाई आप का उसका ताल्लुक उसको जोड़ते रहे कि जी कनाडा से, कनाडा की हुकूमत से, कनाडा से किसी शख्स के साथ, तो ये तो मेरा ख्याल है इस वक्त सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। एवरीबॉडी जिसको कहते हैं कि बड़ा इंक्यूजिटिव है कि भाई इसका उससे क्या ताल्लुक है, एक लिहाज से आता है। तो मकसद ये सिर्फ कहने का है कि ये धरना, वो धरना, लॉन्ग मार्च एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आपने पिछले कोई 15-20 सालों से इतने तवातर के साथ होते देखे हैं। और जिस तरीके से लोगों की जिंदगियां खराब हुई, लोगों के कारोबार, कलामी की माजरत चाहती हूँ, मामले का हल क्या ये नहीं है कि हम सिर्फ जिम्मेदारान को सिर्फ नाम ले लिया जाए ताकि तारीख याद रखे और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, जो इसके पीछे थे, उनका नाम सामने लाया जाए, सिर्फ इतना काफी नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है इतना काफी बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ख्याल है वी हैव रीच्ड टू अ स्टेज एट द मोमेंट कि इस पूरे मुल्क के अंदर किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, या आप समझते हैं जी कि नहीं आपके यहाँ मुल्क के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, आपकी अदालतें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करी। देखे ना, अगर मैं लेट मी से लाइक दिस, एक मुजरिम आता है जिसको जेल के अंदर जाना चाहिए, तो उसको तो देखे ना, यहाँ पे तो लोग ऐसा लगता है कि जैसे वो यूके फतह करके आया हो और इसी अदालतों के नीचे सब कुछ हो रहा है ना। और अभी कल की प्रोसीडिंग्स आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की देखी, उन्होंने कहा जी कि दिस वाज समथिंग स्पेसिफिक और इसके बाद इस तरह का कोई सिलसिला नहीं होगा। भाई ये हुआ क्यों है, सारी चीजें देखने वाली बात तो ये है ना। तो एक तो ये अगर सारे पाकिस्तान के अंदर ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो कि माफिया के लोग कह लें या आप जी के जो इलीट लॉट है उनके लिए कवानीन और हैं और गरीब आदमी के लिए कवानीन और हैं, तो इसमें तो एक लिहाज से कोई शक नहीं। तो ये जिम्मेदारी किसकी आती है? आपकी आला अदालतों की आती है। तो आपकी आला अदालतें तो इन मुजरमों को छोड़ रही हैं ना। आप ये तो देख लें ना, ये नैब की एग्जाम्पल आप ले लें, नैब वाले कहते हैं हमें इनकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। तो आप मतलब मैं आपको सही बात बताऊं, आप यकीन मानिए। चलिए सर, फिर खुल के बात करें, खुल के बात करते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किसका किरदार था, और जो लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कोर्ट में बैठे हैं उनको भी पता है कि किसका किरदार था। आपको लगता है कि हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि खुल के कह सकेंगे जनाब फलां का किरदार है? नहीं, मैं एक चीज आपसे बताऊं, अगर आप स्पेसिफिकली बात करनी चाह रहे हैं ना इसकी फैजाबाद धरने की, मैं ये जरूर आपसे कहूं कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपसे बताऊं, वो ऐसा लगता था कि जैसे अवाम को, लोगों को या टीएलपी को बेसिकली आर्म फोर्सेस से लड़ाना चाहती है। हकीकत में मैं भी आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। आप क्योंकि कराची में बैठे हुए थे, लोगों को शायद इतना उस तरीके से नहीं है। मैं उस वक्त आप यूं समझे कि जब उन्होंने कहा जी कि हम पूरा पंजाब जो है वो क्लोज डाउन करने जा रहे हैं और जिस तरह का सिलसिला नजर आता था इसका, देखने जिम्मेदारी किसकी आती थी? फेडरल गवर्नमेंट की आती थी और फिर पंजाब हुकूमत की आती थी। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कौन था? ओके, शायद का खान अब्बासी की हुकूमत थी। प्रोविंस के अंदर किसकी हुकूमत थी? शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। तो आप यूं समझते हैं कि क्या इनके पास इतनी कुव्वत नहीं थी कि अगर ये 5 से 7 हजार अगर फर्ज करिए धरना देने वाले लोग थे, जिनको उठा क्यों नहीं सकते थे? ये सोचने की बात तो है ना। तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई जिम्मेदार तो है ना। दैट इज व्हाट आई से कि ना सिर्फ ये कि उसकी तह तक जाएं, बल्कि मैं समझता हूं कि उनको अनमास्क करके सबके सामने लेकर आए कि ये है वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ कराया और उनको
करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। आप तस्वीर का एक रुख दिखा रहे हैं, दूसरा रुख ये नो नो नो, अब मैं एक आपसे बताता हूँ। नहीं सर, मेरा पॉइंट आने दे, फिर आप खुल के जवाब दीजिएगा ताकि वो मेरे दिमाग से वो चीज जो है एक तरफ हो जाए। मुस्लिम लीग नून इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करती है। वो ये कहते हैं जनाब प्री प्लान किया गया हमारे खिलाफ, क्योंकि जो है वो चाइना के साथ ताल्लुकात को भी बिगाड़ना था, और क्योंकि हम बहुत पहले से चीज़ों को बेहतर करना चाहते थे, और हमें पूरा एक हमारे खिलाफ एक काम करना था, इन लोगों को मकसूद था जिसकी बहुत पहले से प्लानिंग्स होनी थी। आप एक तरफ कह रहे हैं जनाब ये अपनी जो उनकी गवर्नमेंट थी वो उनका ही अपना मसला था, टीएलबी का जो प्रॉब्लम आया था। आप बिल्कुल दूसरी बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून बिल्कुल डिफरेंट बात कर रही है इस वक्त। इसलिए कि मुस्लिम लीग आप इन्होंने कभी सच्ची बात की है आपसे? आप ये बताएं ना कि ये शख्स कहता है जी, अब खुल के बात हम करते हैं कि जी नहीं, मैं आया हूं पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलें दूर करने के लिए। ये और इसकी पार्टी जो है, इसने तो पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलें बढ़ाई हैं। इन्होंने कौन सा मुश्किलें एक लिहाज से कम की हैं? और मैं आपसे यकीन माने, मेरी आज एक शख्स से बात हुई, द वन हु लिव्स इन सऊदीया फॉर पास्ट 40 सालों से। वो ये कहता है जी कि ये सऊदी अरब, ये मिडिल ईस्ट के लोग हैं, ये पाकिस्तान को किसी या पाकिस्तानियों को किसी खातिर के अंदर नहीं लेकर आते। द रीजन इज कि जिस तरह के लोगों ने रूल किया पिछले 40 साल पाकिस्तान को, तो उन्होंने कोई इज्जत नहीं छोड़ी पाकिस्तान की। ये पाकिस्तानी अवाम की मैं बात नहीं कर रहा, वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को रूल किया, मैं उनकी बात करता हूँ। तो मैं दूसरी चीज आपसे ये कहूंगा, दिस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमसे तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। अब उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको किसी तरीके से टेक ओवर करें। आप देखें जो उस वक्त पूरे पंजाब के अंदर सारी सिचुएशन थी, वाज देयर एनी वे आउट? यानी आप ये कहें, इस सारी खराबी करके, इस हद तक चीजों को खराब करके, कुछ लोग भी जो है उसी सारे सिलसिले के अंदर मारे गए। 1.5 महीने आपने उस रोड को, फैजाबाद को आपने ब्लॉक किए रखा, और अब आप कहेंगे कि नहीं, फौज जाके ऊपर फायरिंग शुरू कर दे। आप मुझे ये बताएं, इज इट रियली जस्टिफाइड कि सिटिंग गवर्नमेंट ये कहते कि नहीं सारी चीज को संभालो? कैसे संभालेगी? दिस वाज द ओनली रीजन। तो दैट वाज, आई थिंक, ये वो पॉइंट था कि जिसके अंदर फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि नहीं, इनको इन्वॉल्व करें, इनके साथ डायलॉग के अंदर जाएं, इनके साथ बातचीत करें और किसी तरीके से उसको खत्म करें। मैं बिल्कुल विटनेस हूं इन सारी चीजों को, जो कुछ हो रहा था। कि जब सारी बातें ऐसे मेरे दिमाग के अंदर घूम रही, मैं इवन एट दैट इवनिंग आई वाज इन लाहौर। आप यकीन नहीं करेंगी, लाहौर के जो पेट्रोल स्टेशन थे, इस कदर बुरा हाल था, लोग 2-2 किलोमीटर गाड़ियों की कतारें लगी थी कि यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, क्या सिचुएशन होगी पंजाब के अंदर। इस हालत के अंदर कौन लेकर आया था? ये फेडरल गवर्नमेंट लेकर आई थी, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की हुकूमत लेकर आई थी, जिसको अगेंस्ट 16 महीने की हुकूमत मिल गई, और पाकिस्तान के उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं समझने से कासिर हूं कि हम जी, जी। फौरन से बात या तो जत्थों की सियासत हम लेके आते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं जत्थों की सियासत में ना। हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कुछ अरसे से जत्थों की सियासत का कल्चर आ रहा है जिसमें हमें घुटने टेकने पड़ते हैं। उसके बाद दूसरी जो पहलू आता है, चाहे ये वाला मसला आपने कहा फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, बट इन द एंड कुछ भी हो, वो एस्टेब्लिशमेंट पे कहानी ले जाते हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट कहती है हम तो, हमारे तो हाथ बंधे में, जो कुछ भी नहीं किया वो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने किया। क्या कमेंट करेंगे? इसका फिर एक ये आप, इसका हल है, जो खराबी करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, बाहर दुनिया में पैसे लेके जाएं, बाहर दुनिया में जायदादें बनाएं, वहां तो एस्टेब्लिशमेंट आड़े नहीं आती है। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होगी तो कहेंगे कि ये सारी की सारी चीजें करें। मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बिल्कुल उस कल्चर के अंदर रच बस गई हैं कि जी हाँ, आप इस पाकिस्तान को लूटते भी जाओ, शोर मचाते भी जाओ और इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहराते भी जाओ। हकीकत में मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी का 15 साल आपने सिंध में भुगत चुके हैं ना। यू नेवर नो कब इलेक्शन होते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन। आर यू रियली सेटिस्फाइड कि जो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक सूबे की होनी चाहिए, क्या वाकई उन्होंने इस तरीके से लोगों के लिए काम किया? कराची, हैदराबाद, इंटीरियर सिंध के लिए काम किया? आपके सामने सारे सवालों के जवाब खुद एक लिहाज से आ जाएंगे। आप ये देखें ना, कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। आप देखें ना, अगली चीज है कि इस पूरे सिंध के अंदर मतलब डाकू कल्चर कह लें, और फिर कच्चे का इलाका, डाकुओं का इलाका, सारे का सारा, अब इसको कौन क्लियर कर रहा है? ये इंटरिम गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डाली। सर्चली इंटरिम गवर्नमेंट के साथ उन्होंने रेंजर्स को भी लेकर आएंगे, एंड यू नेवर नो कि इसके बाद आपको अपनी आर्मी भी इन्वॉल्व करनी पड़े। तो 15 साल तो पीपल्स पार्टी ने डाकू पाले और डाकुओं को नर्चर किया ना, डाकुओं को स्ट्रेंथन किया ना। के इलाके में आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराना है? आप समझते हैं, शायद आप 15 साल के लिहाज से आप कह रहे हैं ना,
लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कच्चे वाले इलाके वाला मसला जो है वो इतना कोई आसान मसला था भी नहीं कि वो इस तरह से हल हो जाता। ये फोर्सेस की मदद के साथ ही हल हो सकता था। लेकिन हाँ, ये नहीं जरूर नहीं 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 क्वेश्चन। नहीं, एक चीज सर यहाँ मैं आपसे, पे ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के फौरन बाद आके इसी से कंटिन्यू करते हैं जी। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। असद महमूद से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ के गए थे ब्रेक से पहले, और कच्चे के इलाके की उन्होंने बात की और पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया कि 5-15 साल एक जगह आप रहते हैं फिर भी मसले को हल नहीं कर सकते। लेकिन टेक्निकली इस मसले में क्या चीज़ थी कि इल्ज़ाम लगाना ही काफ़ी है, जिससे हम इल्ज़ाम लगा देते हैं, या वाकई ये मसला हल किया जा सकता था? जी असद महमूद साहब, क्या कहते हैं? देखिए मैं एक आपसे अर्ज करूं, सपोज ओके, पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो पूरा सूबा चला रहे हैं, पूरी पार्टी का फोकस जो है वो सिंध के ऊपर है, तमाम रिसोर्सेज इनके पास मौजूद है, रेंजर्स इनके पास मौजूद है, सिंध पुलिस इनके पास मौजूद है, बाकी जो इस तरह के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी इनकी सपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। जब ये सब कुछ हो रहा है तो आप मुझे ये बताइए ना कि इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई कि स्टेट की पावर के सामने ये कच्चे के डाकू जो सामने आ गए और ये पुलिस वालों को लेके जा रहे हैं, लोगों को अगवा करके लेके जा रहे हैं, अपनी उन्होंने राजधानी बना दी। तो आफ्टर कोई तो रेस्पॉन्सिबल है ना इस चीज का, तो सर्टनली आई से इट इज द सिंध गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इससे पहले भी सिलसिला चलता रहा। तो डू यू थिंक कि 15 साल का अरसा जो कम होता है और उसके अंदर पीपल्स पार्टी को सारा कुछ नहीं करना चाहिए था? वाई? बिकॉज इनकी प्रायोरिटीज वर टोटली डिफरेंट। मैं एक बात आपसे जरूर ये अर्ज करना चाहूंगा कि हम बहुत सारी, कोई ऐसा नहीं है कि पंजाब के अंदर या केपी के अंदर को दूध और शहद की नहरें बह गई पिछले 15 सालों के अंदर, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लाहौर के ऊपर भी मैं आपसे शरीक, मुझे ये भी कहना चाहिए, लाहौर की भी जो उन्होंने डेवलपमेंट की, जो खर्चा किया शहबाज शरीफ ने, वो पंजाब के दूसरे सूबों के फंड्स को उठा, दूसरे जिलों के फंड्स को उठा के उन्होंने सिर्फ लाहौर पे लेकर आ गए। यही आपके सामने ऑरेंज है ना, जिसका पूरी दुनिया के सामने तस्करा करते हैं। यानी आप इसको अगर चलाते हैं तो इतना अरबों रुपए खर्च होते हैं, और अगर इसको बंद करते हैं तो भी अरबों रुपए खर्च होते हैं। इमेजिन करें द टाइप ऑफ पीपल हु हैव बीन रूलिंग दिस प्रोविंस। पंजाब की बात करें कि 300 अरब से ज्यादा का उन्होंने ये प्रोजेक्ट कर दिया। तो नेचुरली सिंध में भी इनके भाई बैठे थे, पीपल्स पार्टी इनकी अपनी इत्तेहादी हुकूमत थी ना। अब ये जो मर्जी कह लें कि नहीं जी हम तो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इस वक्त तो हम जिस बात पे बहस कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि ये पॉलिटिशियन को बहुत मुश्किल लगता है मुझे इस वक्त सुधरना। अभी नवाज शरीफ साहब भी जितना भी कह देंगे जनाब हम कोई खुशहाली लेके आ जाएंगे, तो ये एक अलग बहस चढ़ जाएगी। लेकर आ जाएंगे डॉक्टर साहब, ये अलग बहस चढ़ जाएगी। और यू नो दैट बेटर कि ये जो ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, आपकी इकोनॉमी क्यों जा रही है। लेकिन सवाल वही बनता है कि चले आपके बैंक में पैसे आ भी गए तो आपके पास इंडस्ट्री तो है नहीं कोई आपके जिसको आप लगा के आगे आप उन पैसों को रोलिंग करेंगे। अच्छी बात की ना, मुझे एक चीज बताएं जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, डू यू थिंक ये नवाज शरीफ के अंदर अहलियत है कि ये 2 दफा ही हैज बीन द चीफ मिनिस्टर पंजाब, 3 दफा ये मुल्क का वजीर आजम रहा, भाई इसका जो है वो 4 दफा जो है एक सूबे का जो है चीफ मिनिस्टर रहा। और अगर इतने सारे टेन्योर्स के अंदर ये मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं ला सके, और स्टिल आपको होप है कि ये किसी तरीके से कोई बेहतरी मुल्क के अंदर ही दोनों भाई मिलकर लेकर आएंगे। ऑरेंज लाइन का जिक्र किया ना, तो इसी तरह से केपी में भी बहुत कुछ हुआ है, पूरी आपको पता है कि आई डोंट से, मैंने आपसे पहले तस्करा किया कि कोई पंजाब और केपी के अंदर दूध और शहद की नारे इन लोगों ने नहीं चलाई। यही तो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। बीआरटी का मसला केपी में खड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन उसमें कितना करप्शन था, कितना पैसा डूबा है, ये अभी कोई भी नहीं बताने के लिए तैयार। मैं एक और तरफ चलती हूँ। मुझे नहीं, मैं एक आखिरी बात करना चाहूंगा। जी सर, पूरी दुनिया के अंदर, क्या यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूएसए की बात करें, इंडिया की बात करें, इन तीनों मुल्क के जो सरबराहान हैं पहले के या आज के जो हैं, क्या इन्होंने अपने मुल्क के अलावा कहीं जाके जायदादें खरीदी? क्या इनके बच्चे जो हैं किसी और मुल्क के शहरी हैं? अगर आप कहती हैं ऐसा है तो फिर तो ठीक है, इनका हक बनता है कि इनकी भी जायदादें इसी तरीके से होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दीज पॉलिटिकल पार्टीज जो कि कल्ट की शक्ल इख्तियार कर गई, पीपल्स पार्टी, नून और फिर फजलुर रहमान की बात करते हैं और पीटीआई को भी ले लें, इनकी जायदादें आपको बाहर नजर आएंगी, क्योंकि ये मुल्क से पैसे लूटते हैं और बाहर जाके जायदादें और चीजें बनाते हैं। अगर ये सारा कुछ पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। ये एवन फील्ड वाला मसला तो 1992 से स्टार्ट हुआ था। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और वो इसलिए कि अब आपको पता है कि उस वक्त वो जो कोरिया की कंपनी डायवो थी, उस डायवो का जो चेयरमैन था उसकी 1 या 2 साल की जेल सुनाई गई थी कि आपने उस वक्त जो मोटरवे बनाई है इस्लामाबाद लाहौर की,
वो महंगी बनाई और उसके किकबैक्स जो पैसे थे Correct. वो आपने ट्रांसफर किए थे नवाज शरीफ को। ये तो सारी दुनिया को पता है, अब तो ढकी छुपी चीज रही कोई नहीं गई है। एंड स्टिल वी होप कि ये बंदा आएगा तो पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा और पाकिस्तान के माली हालात ठीक कर देगा। मतलब ये सामने है, मैं अब जो स्टूडेंट्स भी देख रहे जी। हैं तो उनको मैं बताती हूँ असल जो अगर पाकिस्तान में करप्शन की आप सुने कि कब से कहानियां सही तरीके से शुरू हुई तो वो 90s के एरा में शुरू हुई कि जब एक पार्टी जो है उस वक्त भी एवन फील्ड वाली बात नहीं कर रही नहीं थी नहीं और- नहीं नहीं, जी, जी। ये करप्शन 90s में नहीं शुरू हुई। जी। अनफॉर्चुनेटली ये करप्शन शुरू कराई थी जनरल ज़ियाउल हक ने। अनफॉर्चुनेटली जब इन्होंने 3-3 और 5-5 करोड़ रुपए तकसीम किए थे नून लीग वालों के अंदर के आप अपने हल्के के अंदर काम करें, करप्शन वहां से पैसे की रेल पेल वहां से शुरू हुई। सर, अनफॉर्चुनेटली फिर खुल के बोलना जब पड़ेगा जरदारी अगर आप जैसे खुल के लोगों बोल ने रहे हैं और तो फिर आप भी मान जाए उस बात को कि 90 करोड़ रुपए किस लिए खर्च किए गए थे और किसने खर्च किए थे किसी की गवर्नमेंट बताने के लिए। दिस इज व्हाट आई से। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आप ये निकाले ना कि जी वो कैसे हुए थे, ये कैसे बनी थी आईजेआई, निकाले ने सारी चीजों को, किसने मना किया है। और बिल्कुल जिन लोगों ने किया डाले उनको जेल के अंदर क्योंकि वो आसमान से उतरे हुए लोग हैं। दैट इज व्हाट आई से। करे ना भाई, किसी ने मना किया सुप्रीम कोर्ट को? वैसे तो बढ़के लगाते रहते हैं हम सारे के सारे। सर यानी कि ऑन रिकॉर्ड बात है 90 करोड़ वाली तो क्यों क्यों हुआ था और किसकी जो है गवर्नमेंट को भगाने के लिए सब कुछ किया दिस गया इज एग्जैक्टली व्हाट आई से। और वो पैसे नवाज शरीफ ने लिए थे ना, अब तो सबको पता है ना। ठीक है, नून लीग के पैसे लोगों ने पैसे पकड़े थे, वो पैसे तकसीम किए गए थे और जिसने पैसे दिए वो भी मुजरिम है और जिसने पैसे पकड़े वो भी मुजरिम है। और जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत खत्म की थी पीपल्स पार्टी की वो भी सबके सामने एक लिहाज से। तो सारी चीजें सामने आनी चाहिए ना। और फिर वही एक और जुमला भी सामने आया था कि सजेशन दी गई थी कि अगर इन भाइयों का इस खानदान का मुकाबला करना है तो हमें भी करप्शन करनी पड़ेगी। ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है। और नहीं नहीं, देखें जहां तक तो पीपल्स पार्टी की बात है ना, वो बेचारे छोटे छोटे हाथ पहले मारते थे, अब तो बड़े मजबूत हो गए। ये करप्शन के मास्टर तो ये है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और इनकी तरबियत इनके वालिद ने की थी। पटवारियों को डील कैसे करना है, आपके पास सुई गैस का जो बिल आता है वहां के लोगों को ब्राइब करके तो कैसे बिजली के बिल कम करने हैं, गैस के बिल कम करने हैं। इनकी तो बुनियादी करप्शन के ऊपर उठी थी और उसी के अंदर उन्होंने पूरे मुल्क के 40 साल जाया कर दिए। हम 40 साल पीछे चले गए। लेकिन एक मैं आपको ये जरूर बता दूं, अगर मैं इन सारी चीजों को बुरा समझता हूं, मैं ये बताऊं कि हमारी जो यंग जनरेशन है जिसको आप भी पढ़ाती हैं और जिसको पूरे पाकिस्तान के अंदर की जो यंग जनरेशन है, इन सबको दिल से नफरत करते हैं। ये जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, ये जो करप्शन हो रही है, ये जो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, हम आईक्यू लेवल आप सोचें और ए लेवल के जो एग्जाम प्रोग्राम का वो कम है। इसी पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। आपने कहा जी, कि जी। जनाब ये फला पार्टी ने ये किया है, लेकिन अब वही फला पार्टी जो है वो हमारे लिए एक वाहिद चॉइस के तौर पे सामने आ गई है। हम क्या करेंगे फिर? हमारे पास अगर ऑप्शन नहीं बचेगा तो मैं एक आपसे अर्ज करूं, ये जो मर्जी है कह लें, मतलब अभी तो मैं ये कह सकता हूं ना कि आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आई डोंट नो मेरा और आपका लोग कितने शो देख रहे हैं, लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया देखना छोड़ दिया है। दे आर जस्ट वेटिंग, इलेक्शन आने चाहिए और इलेक्शन के अंदर इनको मेरा ख्याल है ये छठी का दूध याद करा देंगे नून को और पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान को। हकीकत में मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन अगर इलेक्शन ठीक तरह हुए तो? जी क्या कह रहे हैं? अगर इलेक्शन ठीक तरह हुए तो देखिए ना, अगर फर्ज करें जी 100% टर्न आउट नहीं होता, 90-80% भी टर्न आउट होता है तो क्या करेंगे? उसका इलेक्शन तो ठीक कराने पड़ेंगे ना। क्वेश्चन ही नहीं है ना। अभी तो ये है कि अगर वाकई वोट का हक भी इस्तेमाल करने दिया गया और सही तरीके से इलेक्शन हो गए, नहीं वो तो फिर देखे ना, वो तो इससे बड़ा फिर जो काकड़ है, इससे बड़ी इसकी फाशिज्म तो फिर कुछ नहीं हो सकती ना। व्हाई शुड वी ब्लेम समबडी एल्स? फिर देन काकड़ जिम्मेदार और ये जितने चारों जो इंटरम बैठे हुए हैं दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर तो आप कह सकते हैं ना कि फिर तो पाकिस्तान के अंदर आप छोड़ें इन सारी चीजों को, बस नवाज शरीफ को उठा के वैसे बिठा दें। क्योंकि अच्छा, नहीं हम चाहते हैं आखिरी बात पूछ रही हूँ, जल्दी से मुझे बताइएगा। ये जो अभी इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, इकोनॉमी भी हमारी ठीक जा रही है इस वक्त, आज जो है वो मार्केट भी बड़ी जबरदस्ती, प्लीज लेकिन कोई इकोनॉमी हमारी ठीक, सुनिए, कोई इकोनॉमी हमारी ठीक नहीं जा रही। हाँ, जो आर्मी चीफ ने थोड़े से इकदाम किए, स्मगलिंग के ऊपर हाथ डलवाया, डॉलर थोड़ा सा एक लिहाज से नीचे आया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या वाकई आपके घर के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं क्या वो डाउन हुए? आप जो अपने कपड़े खरीदने जाती हैं खवातीन के, क्या वो वाकई सस्ते हुए? क्या जो जूते खरीदती हैं क्या वो सस्ते हुए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कीमतें उसी तरीके से चल रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त कॉस्मेटिक ही हो रहा है, लेकिन हो रहा है नहीं, लेकिन उससे आप सुनिए, इस बिजली के बिलों के साथ और गैस के बिलों के साथ और जिस तरीके से जो एक्सपेंसेस हैं ओवरऑल,
आपकी ना फैक्ट्रियां चल सकती हैं और ना आप ये कह सकते हैं जी कि नहीं कोई बेहतरी की सूरत आएगी। ये बड़ा एक सीरियस चीजों को चलिए सर, देखने की बहुत जरूरत बहुत है। शुक्रिया। असद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद थे और जो मैं बात करना चाह रही थी वो सिर्फ इतनी थी कि अगर कुछ लोग जो फैसला साज चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इतना भी सोच सकते हैं या इतना उनको इस दफा सोच लेना चाहिए? जो माजी में जो लोग उनकी जगह थे वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वाकई अगर आप बेहतरी की तरफ जा रहे हो, चीजें बेहतर करने की आपको उम्मीद है, तो इलेक्शन वाला एक दफा कामयाब तजर्बा के लोगों के हाथ में उनके वोट का हक दे दिया जाए, क्या ये भी करके देख लेना सही रहेगा? दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वही हुक्मरान आए जो मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।